दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 21। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 21। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है किसका? देखिए, भौतिक शक्तियों का, धार्मिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों का या फिर भौतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का। तो सही उत्तर है मार्क्स के अनुसार इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। आप जानते हैं दोस्तों, मार्क्स कहता है कि आदिम काल से ही समाज के प्रमुख वर्ग जो शोषक और शोषित वर्ग रहे हैं उनके मध्य संघर्ष होता आया है और इसका केंद्र बिंदु बनी है भौतिक शक्तियां, और इन्हीं भौतिक शक्तियों के टकराव से इतिहास उपजा है और उसका विकास हुआ है। तो याद रखिएगा, मार्क्स के अनुसार इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया है? ऑप्शन है बेंथम, मैकियावेली, जेम्स मिल और जेएस मिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन स्टुअर्ट मिल। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तियों के चारित्रिक और बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था और उसका मानना था कि लोकतंत्र में व्यक्तियों के बौद्धिक और नैतिक विकास की अधिक संभावना बनी रहती है। बेंथम ने दोस्तों नैतिक बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख ही महत्वपूर्ण था, नैतिकता और आदर्श उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। जबकि मैकियावेली ने कहीं पर भी नैतिकता की बात नहीं की है, उसने साध्य साधन पवित्रता पर भी कोई जोर या कोई बल नहीं दिया है। तो इस तरह से राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था जेएस मिल ने बनाया है। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जेएस मिल प्रतिपादित करता है किन चीज़ों का? ऑप्शन देखिए, मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो। सही है। मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। सही है। और उपर्युक्त तीनों। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों ही सही हैं। मिल की पुस्तक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें वो प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत का समर्थन करता है और बहुमत के शासन के स्थान पर प्रतिनिधि शासन का जो है उस पर बल देता है। उसने स्त्री मताधिकार का समर्थन किया, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान का समर्थन किया। उसने खुले मतदान का समर्थन किया है और निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। वो पढ़ना लिखना और गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही मताधिकार देने के पक्ष में है। और मिल के अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या में मत का अधिकार होना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रूल ऑफ प्रिंसेज। देखिए, रूल ऑफ प्रिंसेज का लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूल ऑफ प्रिंसेज नहीं बल्कि ये पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस पुस्तक जो है 16वीं सदी के इटली के महान विचारक और कूटनीतिज्ञ मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। और यहाँ पर इसी पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी मैकियावेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन बुक का नाम रूल ऑफ प्रिंसेज नहीं बल्कि द प्रिंस है। यहाँ पर सेंट ऑगस्टाइन ने एक बुक लिखी है द सिटी ऑफ गॉड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? ऑप्शन है समान न्याय का सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत और अवसर के उचित समानता का सिद्धांत। तो दोस्तों रॉल्स द्वारा जो प्रतिपादित प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है वो विभेदों के नियम पर यानी भेदमूलक सिद्धांत पर आधारित है।
और राल्फ द्वारा आच्छादित एकता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। राल्फ ने विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ताकि उन्हें प्राथमिक वस्तुओं की प्रतिपूर्ति हो सके। तो इसमें देखिए समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत तो राल्फ के न्याय सिद्धांत में है। समान न्याय का सिद्धांत उसके न्याय का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। समान न्याय का सिद्धांत राल्फ के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सेबाइन का कहना है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है, वो किस विचारक के बारे में कहता है? तो सही उत्तर है ये कथन सेबाइन द्वारा हाब्स के बारे में कहा गया है, जो कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है हाब्स कदाचित महानतम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवायथन लिखी थी किस वर्ष में? तो आप जानते हैं दोस्तों हाब्स की पुस्तक लेवायथन का प्रकाशन 1651 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि हाब्स ने लेवायथन पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया? इसलिए कि एथेंसवादी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और यूक्लिड। तो सही उत्तर है अरस्तु। दोस्तों देखिए अरस्तु इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी न्याय दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पुस्तकें और उनके लेखकों का मिलान करना है। देखिए द पॉलिटिक्स आप जानते हैं कि ये अरस्तु की पुस्तक है। द प्रिंस मैकियावेली द्वारा लिखी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये दोस्तों रूसो की पुस्तक है। और ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पर विचार ये J.S. मिल की पुस्तक है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4, 1, 3 और 2। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है बोंदा, हाब्स, रूसो या फिर हीगेल। तो सही उत्तर है हाब्स ने। ये देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए कि हाब्स ने संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किया है और उसकी प्रभुसत्ता का आधार है सामाजिक संविदा। हाब्स का लेवायथन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है, उसका आदेशी कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। प्रभुसत्ता निरपेक्ष, अविभाज्य, अस्थायी और अदेय है और राजाज्ञा जो है वो न्याय सम्मत और कानून सम्मत दोनों है, ऐसा हाब्स का मानना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है, ये कथन किसका है? तो आप जानते भी हैं ये कथन वाहन का है। वाहन का कहना है कि रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है और रूसो ने अपने पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शीश कटे लेवायथन का चित्र प्रस्तुत किया है। इसका मतलब ये है कि संप्रभुता एक व्यक्ति में न होकर समस्त समुदाय में होती है, ऐसा रूसो का मानना है, जबकि हाब्स ने इसे केवल एक व्यक्ति में निहित माना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उसके पहले आता है? दोस्तों आप एक महत्वपूर्ण कथन जानते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये अरस्तु का कथन है और अरस्तु का कहना था कि काल या समय के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन अगर प्रकृति के रूप में देखा जाए तो उससे पहले आता है। प्लेटो की तरह अरस्तु भी राज्य को सावयवी संस्था मानता है और आप जानते हैं अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिक्स है। अगला प्रश्न है दोस्तों। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? आपको बताना है। क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हठधर्मिता थी, यह किसी स्थान विशेष तक सीमित था या यह शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था? तो सही उत्तर है दोस्तों व्यवहारवाद अल्पकालिक इसलिए था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। परिभाषित शब्द नौकरशाही जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है 18वीं शताब्दी में किस देश में गढ़ा गया था? ऑप्शन है इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका।
तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जानते हैं कि नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है। इसका अभिप्राय मेज प्रशासन अथवा कार्यालयों द्वारा प्रबंध है। और नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों विंसेंट डी गोर्ने नामक फ्रांसीसी विचारक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, डायच, कोलमेन, नॉर्बर्ट वीनर या जेबर्टन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायच। दोस्तों संचार सिद्धांत का जनक कार्ल डायच को माना जाता है और इस सिद्धांत के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयुक्त संचार के साधनों का प्रयोग और उसके माध्यम से संचार को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है। संचार किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। तो याद रखिएगा, संचार सिद्धांत का जनक कार्ल डायच को कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आपको बताना है। कार्ल जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नाजिक, माइकल ओकसाट या माइकल वाल्जर। तो सही उत्तर है रॉबर्ट नाजिक, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। रॉबर्ट नाजिक ने दोस्तों न्याय के अधिकारिता सिद्धांत यानी इंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस का प्रतिपादन किया है। और नाजिक की प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है, उसमें उसने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का उल्लेख किया है और ये सिद्धांत नव उदारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला प्रश्न एक कथन है कि किसने कहा है निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन है हैंस सिंगर, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या हर्ष मंदिर। तो सही उत्तर है अमर्त्य सेन। दोस्तों ये कथन अमर्त्य सेन का है, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। सेन ने व्यक्तियों के विकास के लिए उनकी क्षमताओं के विकास को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं डेविड ईस्टन को, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को वैल्यू देने का विरोध किया है और ये राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद सोपान व्यवस्था यानी हायरार्की के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनरी फयोल। देखिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फयोल द्वारा पुल व्यवस्था यानी गैंग प्लांक का प्रतिपादन किया गया। गैंग प्लांक का अर्थ है लेवल जंपिंग, यानी एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे दूसरे उप विभाग या विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है और ये दो समान स्तर के कर्मचारियों के मध्य क्षैतिज संचार स्थापित करने की प्रणाली है। अगला प्रश्न है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये विचार किससे संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, इसके अलावा फांसीवादियों से या व्यक्तिवादियों से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्क्सवादियों से। दोस्तों मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है और ये संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है और मार्क्स का ये कहना है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न एक कथन है और बहुत ही आसान सा है, आप जानते भी हैं कि समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। तो ये कथन CEM जोड का है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। समाजवाद के संबंध में एक कटाक्ष वाला कथन देखिए, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये कथन रैमजे म्योर का है। आप जान लीजिए, रैमजे म्योर का कहना है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट जैसा धर्म है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो उत्तर है दोस्तों, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर अधिक जोर दिया गया है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जानते हैं कि फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रम आधिपत्य या श्रम संघवाद के रूप में विकसित हुआ
और इसके अनुसार श्रम संगठन और उसके संघ भावी समाज व्यवस्था के केंद्र में होंगे और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के साधनों और उद्योगों पर कामगारों और उनके संगठनों का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, जिसके लिए आम हड़ताल पर श्रमिक समाजवादियों ने अधिक जोर दिया। तो श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर सिंडिकेलिस्ट समाजवाद जोर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, इसका कारण क्या है? देखिए, यह व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, ये प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, ये स्वतंत्र उद्यमिता की वकालत करता है या विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों और शोषण से मुक्त रखना चाहता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि यह विश्व के सभी प्रकार के अत्याचारों और शोषण से मुक्त रखना चाहता है। आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं और ये विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों और शोषण से मुक्त रखना चाहता है और ये समाज के पिछड़े तबके के उत्थान के लिए राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर बल देता है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के संबंध में एक कथन है, परिभाषा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन सीले का है। दोस्तों, सीले का कहना है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है और सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशिष्टता मानते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिधिपूर्ण बनाने के लिए जे.एस. मिल ने किसकी जो है संस्तुति की थी? ऑप्शन देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार की या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी आपके सही उत्तर हैं। जे.एस. मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान का सुझाव दिया। मतदान का अधिकार उसने महिलाओं को भी देने की वकालत की और उसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो और वो मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहता है जो कुछ निश्चित बौद्धिक योग्यता रखते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। गुट तंत्र के लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन किसने किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रॉबर्ट मिचेल्स ने। दोस्तों, राजनीतिक संभ्रांत वर्ग के लिए रॉबर्ट मिचेल्स ने संगठनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उसने अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है और उसका कहना है कि जो संगठन की बात करता है वह अल्पतंत्र की बात करता है। तो देखिए, रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जी.डी.एच. कूले, ए.वी. डायसी, फाइनर या ब्राइस। तो सही उत्तर है फाइनर। दोस्तों, फाइनर ने दबाव समूहों को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है और लोकतंत्र में द्विसदनी व्यवस्था के साथ दबाव समूहों को भी लोकतंत्र का सदन स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फाइनर ने व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में दबाव समूहों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से फेडरल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? तो आप जानते हैं फेडरल गवर्नमेंट के लेखक के.सी. व्हीयर हैं और इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट का प्रकाशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था। तो याद रखिएगा, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक के.सी. व्हीयर हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू की सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जवाबदेता, कुशलता, पारदर्शिता या स्वतंत्रता? तो सही उत्तर है स्वतंत्रता। दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत स्वतंत्रता पर बल देता है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अधिकृत व्याख्याता फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू है। इस सिद्धांत के आधार पर उसने वर्णित किया कि सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, शक्तियों का जो है पृथक्करण होना चाहिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसी आधार पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है? तो ये कथन दोस्तों लॉर्ड ब्राइस का है। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था के संबंध में लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जैरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में जैरी मेंडरिंग या गैरी मेंडरिंग की प्रथा प्रचलित है।
अगला प्रश्न है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? ऑप्शन है स्ट्रांग, गार्नर, बिलोबी या फाइनर। तो सही उत्तर हो जाएगा CF स्ट्रांग। दोस्तों, CF स्ट्रांग ने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है। और आप जानते हैं कि यूनिटरी स्टेट जो होता है वो ऐसा राज्य होता है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय इकाई में निहित होती हैं या स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, वेस्ट मिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या इटली। तो सही उत्तर है ब्रिटेन। दोस्तों, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो कि सदियों से ब्रिटेन में विकसित हुई थी। और इस व्यवस्था का नाम लंदन के पहले साफ वेस्टमिनिस्टर से आता है जो कि ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। तो याद रखिएगा, वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान के जो है ब्रिटेन में ये संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थाई, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, LD वाइट, ओंग, हरमन फाइनर या RJ गैटिल। तो दोस्तों देखिए, लोक सेवा को अस्थाई, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में हरमन फाइनर ने परिभाषित किया है, जबकि LD वाइट ने लोक सेवकों को संयुक्त रूप से अच्छे प्रशासन का निर्माणकर्ता कहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा, हरमन फाइनर ने लोक सेवा को अस्थाई, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ये विचार दिया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो सही उत्तर है सेंट ऑगस्टाइन। मध्यकालीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन का कहना है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों का झुंड या डाकुओं की टोली बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? देखिए, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के सर्वोत्तम प्रतिपादक BS टर्नर हैं। ऑप्शन C आपका सही उत्तर है। और इनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडीज। तो याद रखिएगा, BS टर्नर की महत्वपूर्ण पुस्तक हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडीज है और इन्होंने बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है फ्रीडमैन, हेयक, बर्लिन या स्ट्रास। तो सही उत्तर है ऑप्शन C, बर्लिन। दोस्तों, आइजिया बर्लिन ने ये कथन कहा है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। आइजिया बर्लिन की पुस्तक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। बर्लिन ने तर्क दिया है कि राज्य केवल व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता ये मांग करती है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने मनपसंद रास्ते पर चलने से न रोका जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑटो वान गियर के, FW मेटलैंड, हेराल्ड लास्की या लॉर्ड ब्राइस। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। दोस्तों, लॉर्ड ब्राइस संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक समर्थक नहीं है। देखिए, ऑटो वान गियर के, FW मेटलैंड, AD लिंडसे, लास्की, फिगिस, पाल बोंकुर और लियोन डिग्वी, ह्यूगो क्रैब, बार्कर, GDH कोल, ये सभी बहुलवादी विचारक हैं। लॉर्ड ब्राइस दोस्तों बहुलवादी विचारक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर या ब्राइस। तो सही उत्तर है गिलक्राइस्ट। ऑप्शन B आपका सही उत्तर है। दोस्तों, डायसी ने भी कानूनी संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ये कथन कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, गिलक्राइस्ट का कथन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। देखिए, अवधारणा और प्रतिपादक का सुमेलन करना है। असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन हाब्स ने किया है, सीमित संप्रभुता लॉक ने किया है, बहुलवादी संप्रभुता लास्की ने, और एकलवादी या एकत्ववादी संप्रभुता का प्रतिपादन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। तो 4 1 2 3, देखिए 4 1 2 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन B आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो संप्रभुता के अद्वैतवाद या एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये कथन किसका है? तो ये भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि डू योर ड्यूटीज, यानी अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन यानी टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस प्रकार से दी है? तो देखिए, ऐसे कार्यों के करने की क्षमता जो करने योग्य हैं, प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी कार्य करने की अनुमति या विधि की अनुपस्थिति। तो सही उत्तर है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा ऐसे कार्यों को करने की क्षमता से दी है जो करने योग्य हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे कार्यों की करने की स्वतंत्रता जो करने योग्य हैं, ये ग्रीन द्वारा दी गई परिभाषा है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि ग्रीन जो है स्वतंत्रता को सदिच्छा और सदिच्छा की पूर्ति की क्षमता को सकारात्मक शक्ति मानते हैं, और यही सकारात्मक स्वतंत्रता का सार तत्व है। और अंग्रेज दार्शनिक टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता को ऐसा करने या पाने की सकारात्मक शक्ति माना है जो करने योग्य या पाने योग्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं? देखिए, कानूनी, प्राकृतिक, ऐतिहासिक या आदर्शवादी। तो अधिकारों के जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें अधिकारों का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं, और ये सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है जो कि अधिकारों को कृत्रिम मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ही सिद्धांतों अधिकारों का स्रोत है, और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को राज्य द्वारा दिए जाते हैं और कानून के द्वारा सुरक्षित होते हैं, और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में वर्णित किया है या वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आइजिया बर्लिन, जॉन लॉक, जॉन जैक्स रूसो या लैरी डायमंड। तो सही उत्तर है आइजिया बर्लिन। दोस्तों, आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता की अवधारणा को नकारात्मक और सकारात्मक में वर्गीकृत किया है। उनका मानना है कि राज्य का काम केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना। दोस्तों, राज्य केवल व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, यानी बंधनों को हटाना है। सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का निजी मामला है, और बर्लिन ने समानता के ऊपर स्वतंत्रता को वरीयता दी है। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है रॉल्स, ओकसाट, नोजिक या मैकाइवर। तो सही उत्तर है नोजिक, ऑप्शन सी। रॉबर्ट नोजिक 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नकारात्मक उदारवादी विचारक हैं। इसके अतिरिक्त फ्रीडमैन और शुम्पीटर भी नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं, और इस विचारधारा का मानना है कि राज्य की भूमिका केवल रात्रि प्रहरी राज्य यानी न्यूनतम होनी चाहिए। अगला प्रश्न कथन और कारण पे है। कथन है, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, और कारण है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन आपका सही है। दोस्तों, ये दोनों ही कथन सही हैं। आप जान लीजिए कि अरस्तु राज्य को व्यक्ति का पुरोगामी मानते हैं, और राज्य एक नैसर्गिक संस्था है ये भी मानते हैं, लेकिन ए और आर दोनों सही होने के बावजूद आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न सूची 1 का, सूची 2 से सुमेलन कीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। प्रत्ययवाद, जिसको आदर्शवाद कहते हैं, ये राज्य के तत्वों में मानसी सिद्धांत से संबंधित है। अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक और अवांछनीय दोनों मानता है। और अधिनायकवाद, एक व्यक्ति अर्थ दल में असीमित शक्ति है। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। तो 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप जानते हैं दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
और उसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्की में निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया था कि राज्य जो है राजा दुष्ट या पतित हो तो भी प्रजा को इसको विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थक जेम्स प्रथम है। अगला प्रश्न है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका किस प्रकार से होगी? तो सही उत्तर है महत्वपूर्ण होगी। देखिए, माओ ने चीन की क्रांति में ये माना कि कृषकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क्स के अनुसार आधुनिक युग में साम्यवादी क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जबकि माओ का मानना था कि मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है, राज्य सिर्फ समुदाय नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है, ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन है मैक्सी, फास्टर, डनिंग या अरस्तु। तो सही उत्तर है अरस्तु का। देखिए दोस्तों, अरस्तु का कहना है कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है और राज्य स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और उसने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा समूह है जो व्यक्ति के सद्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो सही उत्तर है लायड और सूसन रुडोल्फ ने। दोस्तों, लायड रुडोल्फ और सूजन रुडोल्फ ने भारतीय राजनीति में मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक कथन है कि ये कथन किसका है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं होगा। ऑप्शन है बेंथम, मिल, मार्क्स या लेनिन। तो सही उत्तर है लेनिन। दोस्तों, लेनिन का कहना है कि संक्रमण काल में राज्य बना रहेगा, लेकिन वास्तव में जब सर्वहारा के अधिनायकवाद को एक प्रकार का राज्य होने की मान्यता मिल जाएगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी। यदि स्वतंत्रता का अस्तित्व होगा तब कोई राज्य नहीं होगा, ये लेनिन का कहना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? ऑप्शन है लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू और जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन करते हुए कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की ओर था, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के साथ उन्होंने समाजवाद को वहां तक अपनाने का आग्रह किया जहां तक ये कल्याणकारी राज्य के विकास में सहायक हो। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है और कठिन भी है। आप देखिए कि निम्नलिखित पुस्तकों का सही प्रकाशन काल आपको बताना है। देखिए, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये पुस्तक लास्की की है और 1925 में प्रकाशित हुई थी। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, दोस्तों ये फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है। ये आपका कहीं कहीं आता है 1989 नहीं 1900, ये फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक 1996 में प्रकाशित हुई थी। द टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट 1690 में और कहीं कहीं 1689 आता है। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक ये रॉबर्ट नाजिक की है दोस्तों, ये 1974 में प्रकाशित हुई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका देखिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 1, 2 और 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन या पॉलिटिकल डीके शब्द के साथ है? तो सही उत्तर है हंटिंगटन। देखिए दोस्तों, हंटिंगटन जो है ये राजनीतिक पतन की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की संकल्पना का विकास किया, हंटिंगटन राजनीतिक पतन से, डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण से और आमंड और पावेल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत और राजनीतिक संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है? तो सही उत्तर न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी ने। देखिए, न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी ने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 ने राज्य द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव का खर्च दिए जाने का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, एक विचारक हैं कैटलिन, आप जानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो आप देखिए दोस्तों, शक्ति का अध्ययन। कैटलिन आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं और राजनीति विज्ञान को वो शक्ति का अध्ययन मानते हैं।
कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। और दोस्तों कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो सही उत्तर है पहले स्वप्नलोकी या आदर्शवादी विचारक प्लेटो को माना जाता है। और ये ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो उच्च कोटि के आदर्शवादी विचारक और नैतिकता के महान पुजारी थे और प्लेटो को सबसे पहला स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक माना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो आप जानते हैं पॉलिटिक्स के पुस्तक अरस्तु हैं। वो एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक और राजनीति वैज्ञानिक थे। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। और दोस्तों राजनीति विज्ञान पर आधारित प्लेटो अरस्तु की पॉलिटिक्स को बारकर ने राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो आप जानते हैं हाब्स। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार हाब्स मानता है। और लेवायथन में हाब्स जो है शासक को सभी अधिकारों का स्रोत बताकर निरंकुश बना देता है, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार को जो प्रकृति प्रदत्त है वो व्यक्तियों को सौंपकर व्यक्तिवाद का समर्थक बन जाता है। और वो कहता है कि प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? देखिए, कौन से मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। यद्यपि इस चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणाओं का प्रतिपादन हुआ। उन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी कहा जा सकता है, लेकिन समाजवाद की व्याख्या में उनकी स्वतंत्रता की मौलिक अंतर्दृष्टि भी परिलक्षित होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।